क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1 आ जाएगा। ओके, ये P पॉइंट था जो कि इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा था। ओके, ये P पॉइंट इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है MN को, इक्वेशन ऑफ MN क्या हो जाएगा ये। अच्छा, S1 तो आप निकाल ही सकते हो अभी, S1 कितने लोग निकाल सकते हैं, अभी तो प्रैक्टिस होगी ना S1 निकालने की, और T आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, अब चाहे कोई भी कर्व हो, आपके पास कोई भी कर्व हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपके पास इस तरीके का कोई एक कर्व है, मेरे पास मैंने बोला इस तरीके का कर्व है, इसके लिए बताओ बच्चों, ये मेरे पास एक पैराबोला है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, अब यहाँ पे एक P पॉइंट है कोई भी x1, y1, अब इससे पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड होगी। ओके, अब उन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में कोई ना कोई एक कॉर्ड तो ऐसी होगी ना जो कि बाइसेक्ट हो रही होगी P पॉइंट पे। अब इन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में कोई ना कोई एक ऐसी कॉर्ड होगी जो कि P पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही होगी। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि जो बाइसेक्ट होने वाली कॉर्ड है वो ये है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बताई है ना, ये है बाइसेक्ट होने वाली कॉर्ड। तो ये हो गया M, ये हो गया N। तो P जो है सर हम रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं ना, इक्वेशन निकालनी है ना, तो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तुम्हें M के या किसी के, या स्लोप चाहिए होगा, इसका निकाल तो सकते हो, ठीक है ना, स्लोप चाहिए और ये लाइन चाहिए, तो आंसर तो आ ही जाएगा, खैर ठीक है ना, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, ये MN हो गया। ओके, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो इस केस में भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दिस कॉर्ड कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू S1। ओके, तो चाहे कर्व कोई भी हो। अच्छा, सर्कल के लिए तो मैंने जैसे बोला कि सर्कल तो बहुत आसान होता है, उसमें क्या है आप बेसिक ज्योमेट्री लगा सकते हो, जो भी अपने 9th 10th में पढ़ा है, रिजल्ट ही इतने होते हैं कि उन रिजल्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है तो उसमें तो इतने रिजल्ट नहीं होंगे, तो उसमें तो आपको T इक्वल टू S1 ही सोचना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये T इज इक्वल टू S1, आपको बस रिप्लेस करना है T यहाँ पे और S1 निकालना है बस, और T और S1 के लिए सेम एक्सप्रेशन यूज करना है, वो आप समझ ही गए हो। तो ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू P के रिस्पेक्ट में आपका ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा विच इज बाइसेक्टेड एट P पॉइंट। क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो क्या आप लोग? हाँ बच्चों, क्या आप लोग एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं क्या? ठीक, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा अब तक। चलिए, तो आप लोगों की फरमाइश पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। अरे यार, ये ऐसी बात थोड़ी ना मेरी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज bisected at 1,2 for the circle x square plus y square plus 4x minus 1 equals to 0. Equation of chord which is bisected at 1,2 for the circle x square plus y square plus 4x minus 1 equals to 0. इसका जल्दी से आंसर बताओ, आपके पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट तो ज़्यादा है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड, 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है आपको। जो नहीं बता पाएगा उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मोइन x प्लस 2y प्लस 3, मोइन का आंसर आ रहा है x प्लस 2y प्लस 3। बच्चों क्या कर रहे हो, जल्दी करो, 30 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी करिए भाई। हर्ष, कुणाल x प्लस 2y प्लस 3, पार्थ 3x प्लस 2y माइनस 9, अंशुल x प्लस 2y प्लस 3,
तो सभी बच्चों का x प्लस 2y प्लस 3 आ रहा है, सिर्फ पार्थ का एक आंसर आ रहा है 3x प्लस 2y माइनस 9। ठीक है चिराग 3x प्लस 2y प्लस 2। ओके ओके ना चेक कर लेते हैं अभी। टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ओके सॉल्यूशन। यार उसने बोला ये सर्कल है आपके पास, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल आ गया कोई। ओके और यहाँ पे कुछ ये पॉइंट होगा बेटा 1,2। क्लियर 1,2 तो इसके अंदर ही लाई करेगा ना। अरे यार ओहो, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिया भाई आप लोगों ने। ये पॉइंट तो बाहर लाई कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिया भाई आप लोगों ने। क्यों भाई, अरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया आप लोगों ने, बताओगे आप मुझे। वेरी गुड, कम से कम इतना तो चेक कर लेते कि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है इसमें। कॉर्ड कैसे बाइसेक्ट हो गई इस पे। ये माइनस लिखो यहाँ पे, माइनस माइनस करो यहाँ पे। अब आंसर आएगा क्या 44110, ठीक है ना। और यहाँ पे कर लो माइनस का 2। अब ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 6 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है ना। ओके ये आ गया आंसर। ओके चलिए, तो नाउ द आंसर इज t इज इक्वल्स टू s1। तो t कितना आ जाएगा x1 प्लस y1 माइनस का 4x प्लस x1 अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया t। s1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस का 4 इंटू 1, और जैसे ही आप 2 निकालोगे तो यहीं से क्लियर हो जाता ना ये तो यार आपको, ठीक है ना। ये तो यहाँ से क्लियर हो जाता कि s1 जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, पॉइंट तो अंदर ही लाई करेगा ना उसमें। x1 कितना हो गया बच्चों, x1 हो गया x प्लस का 2y, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 6 इज माइनस का 1। क्लियर, एंड द राइट आंसर इज x प्लस 2y माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। देन ये हो जाएगा 2y माइनस का x, और ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में भाई। जब आप s1 निकाल रहे थे तो s1 क्या है, पॉजिटिव आएगा फिर वो तो, अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहे तो s1 आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। जबकि आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट अंदर लाई करेगा तभी तो कॉर्ड बनेंगी उससे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस तरीके से। ओके, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वही तो सर मेरी पिपूड़ी बच गई सॉल्व कर। पिपूड़ी क्या होता है, क्यों भाई विपिन, पिपूड़ी क्या होता है, पिपूड़ी सॉरी। हाँ मुझे नहीं पता सच्ची में पिपूड़ी क्या होता है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपने पास। नेक्स्ट 6 के बाद ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट अपने पास। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक इज पोल एंड पोलर, ठीक है। 5वां, ठीक है सब 5वां पॉइंट लिख लो इसमें, ठीक है। लेकिन अभी तो सर्कल के लिए लिख रहे हैं ये तो, पोल एंड पोलर और सर्कल, बाकी सब चीज़ों में भी ऐसे ही आ जाएगा। तो पोल एंड पोलर सर्कल के लिए फाइंड कर रहे हैं, ओके।
अब यार ये किस तरीके से होगा, तो पहले इसे समझना। और अब मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी स्क्रीन पे आप देखते हुए रहना थोड़ी देर, मतलब यहाँ बोर्ड से हटना मत, नज़र मत हटाना, ठीक है। मन में जैसे भी ख्याल चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए उन सबसे बाहर आ जाओ और संपूर्ण तरीके से यहाँ पर, ठीक है, एक बार ध्यान दे लो आप लोग, ठीक है ना। पोल एंड पोलर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि बच्चों मेरे पास ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। बाकी की सब में डेफिनेशन तो यही रहती है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी सब में डेफिनेशन रहती है यही सेम, बस एक्सप्लेन इसके लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सर्कल बोला है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक सर्कल। ओके बच्चों, ये आपका आ गया सर्कल भाई। अब यहाँ पे कोई यार पी पॉइंट था अपने पास, ओके, ये आपके पास कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ से P पॉइंट से तो आप बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो भाई। इस P पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी आपकी, एक लाइन, ये दो लाइन, ये फिर आपकी तीसरी लाइन, एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी यार यहाँ से। तो ये फिर कुछ इस तरीके से एक लाइन ये आ जाएगी। ओके, समझ रहे हो बात को, ये आ गए। तो अब जैसे मैंने मान लिया कि यार ये मेरे पास जो लाइंस आई हैं, अब ये किस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही है वो देख लेते हैं, ठीक। जैसे ये मेरे पास बच्चों ए पॉइंट है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को यार, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट हो गया बच्चों, ये आपके पास डी पॉइंट हो गया, ये आपके पास ई पॉइंट हो गया, और ये आपके पास एफ, और ये आपके पास हो गया जी पॉइंट, और ये आपके पास हो गया एच पॉइंट। क्लियर, एंड सो ऑन, इसी तरह बहुत सारे पॉइंट आएंगे। समझ में आ रही है बात, ये तो काटते हुए जाएगा चीज़ों को और इसी तरह बहुत सारे पॉइंट आते हुए जाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने ना ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने ए वाली लाइन से क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर, ए वाली लाइन से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट है कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और बी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है भाई, इस तरीके से बनेगा ये। ओके, नाउ फिर मैंने सी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो सी से जो टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, सी से। और फिर मैंने डी से जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, लाइक ये वाला ले लो आप। फिर मैंने ई से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने एफ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। मैंने जी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एच पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या आप लोग समझ गए मैंने क्या किया है यहाँ पे? कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया है यहाँ पे? और अब मैंने क्या किया, ये जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ये जो बच्चों पॉइंट्स आपके टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना, ये इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला मान लो आप, ठीक है। और इसे थोड़ा सा, क्योंकि एक लाइन बनानी है मुझे प्रॉपर, तो उसके लिए मुझे इसकी हेल्प लगेगी, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये हम बाद में ही बनाएंगे, ये वाले मैं बाद में बना दूंगा ना, पहले लाइन बना लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। और एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से इस तरीके से, ठीक है भाई। और ये मैंने यहाँ से टेंजेंट बना दिया, किधर गया ये रहा, ये मेरा एच से टेंजेंट हो गया। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये मेरा एच से टेंजेंट हो गया, ये मेरा जी से टेंजेंट हो गया, कुछ इस तरीके का है ना। ये मेरा सी से टेंजेंट हो गया यहाँ पे कुछ,
तो ये मेरा एफ से टेंजेंट हो गया कुछ यहाँ पे। ओके, तो ये मेरे पास टेंजेंट बन गया यार, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये क्लियर। तो बात आ गई आपको समझ में क्या किया, यानी कि एक मेरे पास कोई पॉइंट था P, वहाँ से मैंने जितनी भी सेकेंड लाइन ड्रॉ कर सकता था मैंने ड्रॉ की। अब जो सेकेंड लाइन थी आपके पास, जैसे कि PAB, PCD, PEF, PGH, इन लाइन जिस सर्कल पर या जिस पॉइंट पर कट कर रही थी, जैसे AB पर, CD पर, EF, GH, ये सर्कल को इस जगह पे कट कर रही है, यहाँ से मैंने सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए। अब ये जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक लाइन पे लाई करेगा, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर, पोलर ऑफ पॉइंट P। ये जो लाइन आएगी आपकी वो आपका पोलर ऑफ द पॉइंट P हो जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन जो थी सर्कल को काट रही थी 2 पॉइंट पे, अब ये 2 पॉइंट पे काट रही थी इसको, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए। अब टेंजेंट्स के जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ रहे थे उनको मिलाया तो वो एक लाइन पे लाई किए, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड, ठीक है, पार्ट एक सेकंड अभी एक्सप्लेन करेंगे, दैट लाइन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, पोलर ऑफ द पॉइंट, पोलर ऑफ द पॉइंट P। क्लियर, तो यही लाइन आपका पोलर ऑफ द पॉइंट P कहलाएगी। और बच्चों इसकी जो इक्वेशन होगी पोलर ऑफ द पॉइंट P, ठीक है ना, तो T इज इक्वल टू कितना आएगी, T इक्वल टू 0। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, T इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर। पोलर का जो इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा इसमें, T इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप डायरेक्टली, T इक्वल टू 0। क्लियर, इसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे आप, T इक्वल टू 0। ओके, हाँ भाई, बात आ गई समझ में? पोलर समझ में आ गया आपको क्या है? ठीक है, T इक्वल टू 0। 0 कैसे आया, मतलब T इक्वल टू 0 है, ये तो इक्वेशन है। 0 क्या होता है उसमें, 0 कैसे आया? इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन कैसे लिखोगे, x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 ही तो होता है इक्वेशन। तो T इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। अच्छा, यही इक्वेशन किसकी होती थी, याद है ना आपको, टेंजेंट की भी यही इक्वेशन थी। और यही इक्वेशन किसकी थी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो यही इक्वेशन किसकी थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की थी। क्या आप लोगों को याद आ रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता था, T इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, T इक्वल टू 0। पोलर का इक्वेशन क्या होता है, T इक्वल टू 0। क्लियर, तो इन तीनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या है, पोलर क्या है, एंड सो ऑन। ओके, चलो अब पहले यहाँ पे कुछ एक लाइन लिख लो कि ये है क्या चीज़ पोलर, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ये क्या है, तो यहाँ पे लिख लो आप, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of the point of intersection of tangents drawn at the end points of a variable chord through a fixed point, through a fixed point P will be a straight line, called polar of a point P, polar of a point P, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? तो ये लोकस हो जाएगा, एक वेरिएबल कॉर्ड है, ये सब वेरिएबल कॉर्ड ही है, PAB, PCD, ठीक है, इस तरीके से मूव करती रहेगी। इनका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा टेंजेंट्स का, वहाँ से जो भी लाइन पास करेगी दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर ऑफ द पॉइंट P। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसके लिए इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो P पॉइंट था
ये जो P पॉइंट था वो कहाँ था, नहीं पोलर सेंटर से पास नहीं करेगा, ठीक है ना, कर भी सकता नहीं भी करेगा। ये जो आपका पॉइंट P था बच्चों वो कहाँ था, एग्जिस्ट कर रहा था बाहर, जो P पॉइंट था वो कहाँ पे है, बाहर है, क्लियर। P पॉइंट कहाँ पर है अभी भाई, एक सर्कल से बाहर है ना P पॉइंट। अगर P पॉइंट बाहर है तो जो पोलर की इक्वेशन है वो क्या है, सर्कल के अंदर से जा रही है, ठीक। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक प्रूफ करके दिखा दो, तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रूफ बता देता हूँ इसका। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास सर्कल है ये, अब इस सर्कल पे मैंने जो P पॉइंट है ना वो यहाँ पे ले लिया, ये मेरे पास P पॉइंट हो गया x1, y1। अब मुझे पोलर की इक्वेशन निकालनी है, ओके। तो अब पोलर की इक्वेशन निकालनी है, तो पोलर ने क्या बोला कि भाई आप यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करो, आप कॉर्ड ड्रॉ करो यहाँ से। तो मैंने बोला देखो एक कॉर्ड ये हो गई, फिर मैंने बोला एक कॉर्ड ये हो गई आपके पास, फिर भाई एक कॉर्ड ये हो जाएगी आपके पास, ठीक, और एक कॉर्ड इस तरीके से ये हो जाएगी, एंड सो ऑन इनफाइनाइट कॉर्ड आ जाएंगी, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट। फिर मैंने बोला कि जो भी आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉर्ड के, उनसे एक लाइन ड्रॉ करो आप। तो मैंने बोला यार इस P पॉइंट से जो लाइन आएगी वो तो ये वाली लाइन आ जाएगी, P पॉइंट से जो लाइन आएगी वो तो ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो ये अपनी P पॉइंट से लाइन आ गई यहाँ पे कोई। और अब हमने अगर यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट लिया इसका, तो अगर मैंने A से टेंजेंट ड्रॉ किया तो A से टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर मैंने B से टेंजेंट लिया बच्चों तो B से कुछ टेंजेंट इस तरीके से जाएगा। अगर मैंने C से कोई टेंजेंट लिया तो जो C से टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, और जो D से आपका टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यानी कि इस केस में जो आपका पोलर है वो क्या है, क्या यही लाइन होगी आपकी पोलर ऑफ अ पॉइंट P, होगा कि नहीं होगा भाई, पोलर यही होगा कि नहीं होगा। पोलर की डेफिनेशन ये थी कि जो भी आपके पास कॉर्ड हैं जो सर्कल को दो जगह पर कट कर रही हैं, उन दोनों से आप टेंजेंट बनाओ, और टेंजेंट का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है अगर उसे एक लाइन से मिलाओगे दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर। तो अगर ये पोलर है और एक्चुअली ये लाइन क्या है, ये टेंजेंट की लाइन है, ठीक है, समझ रहे हो। इस केस में क्या है, जो आपका टेंजेंट है वो भी यही लाइन है, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट लाइन, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट एट P। अच्छा, टेंजेंट और पोलर अभी क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर गए, यानी कि ये टेंजेंट लाइन भी है और ये पोलर लाइन भी है। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, T इक्वल्स टू 0, बताया था कि नहीं बताया था। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, T इक्वल्स टू 0, हाँ या ना भाई, टेंजेंट की इक्वेशन तो T इक्वल्स टू 0 होती है ना, तो T इक्वल्स टू 0 होती है, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि हाँ साहब ये T इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो टेंजेंट और पोलर सेम ही होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी तो सेम ही आनी चाहिए, तो इसलिए T इक्वल्स टू 0। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, हाँ भाई जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। अरे यार P पॉइंट पे टेंजेंट भी यही है, P पॉइंट का पोलर भी यही आ रहा है, तो दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, T इक्वल्स टू 0, पोलर की इक्वेशन क्या थी, T इक्वल्स टू 0, तो दोनों सेम आ गए। आप पूछ रहे थे ना सर थोड़ा सा प्रूफ दे दो, तो ये एक थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया इसका, ये एक थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया भाई इसका, पोलर ऑफ पॉइंट का, ठीक है, ओके। कुणाल वेरी गुड सर, ये स्पेशल केस है ना जिसमें पॉइंट P पोलर पे ही लाई कर रहा है, स्पेशल केस बोल सकते हो इसे, ठीक है, ओके। तो पहला वाला जो केस था उसमें जो P पॉइंट था वो क्या था, आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल क्या था, आउटसाइड द सर्कल। ये मैंने क्या किया, इफ P पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, अगर सर्कल पे लाई कर रहा है अगर P पॉइंट, तो उसका पोलर कहाँ पे आएगा, देन पोलर विल ऑल्सो
लाई ऑन द यानी कि सर्कल, ठीक है ना, वो सर्कल की सरफेस पे ही लाई करेगा। फिर अगर आपका पोलर आउटसाइड यानी कि पोल जो है आपका पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल, देन पोलर विल लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना, तो वो इनसाइड से पास करेगा, ठीक है, देन पोलर विल पास थ्रू द इनसाइड ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं हम, बेसिकली इसे हम बोलते हैं पोल, इसे पोल बोला जाता है, ठीक है ना। ओके क्लियर? अगर अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो आपका पॉइंट है वो इनसाइड ले लिया, अंदर ले लिया अगर पी पॉइंट, तो अगर मैंने अभी पॉइंट आपका अंदर ले लिया, यहाँ पर मैंने बोला ये मेरे पास यार पी पॉइंट हो गया कोई, अब पी पॉइंट है तो यहाँ से पास करने वाली कॉर्ड जो आएंगी वो किस तरीके की आ जाएंगी अब अपने पास, तो इस तरीके की यहाँ से कॉर्ड आ जाएंगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारी कॉर्ड आ जाएंगी। अब आप इनका टेंजेंट ड्रॉ कर लो भाई यहाँ से, तो अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, किस तरीके से आएगा आपका टेंजेंट, तो अगर मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैंने इस जगह से टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे मान लो, और यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो इस तरीके से बन जाएगा। और अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिए यहाँ पे, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और अगर इन्हें एक लाइन से ज्वाइन कराया, इन्हें एक लाइन से ज्वाइन कराया तो वो लाइन कुछ इस तरीके की होगी। दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर ऑफ द पॉइंट पी, पोलर ऑफ पॉइंट पी, और दिस इज कॉल्ड पोल एक्स वाई, x1, y1। क्लियर? ए बी सी डी। तो अगर पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल, देन पोलर लाइज आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब पोलर लाइज आउटसाइड द सर्कल, पोलर लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर? सर सेकंड केस में पोल कहाँ से पास करेगा? पोल तो यही है ना, ये पी पॉइंट इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना, ये वाला, तो वो तो सर्कल पे ही है ना, तो सेकंड केस में कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देन पोलर ऑन द सर्कल। ओके, तो इसमें 3 केसेस होते हैं, बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूँ और यहाँ पे मैं पोलर बताऊँ आपको, तो अगर इनसाइड है पॉइंट पी, आउटसाइड है पॉइंट पी, अगर ये आउटसाइड था तो पोलर इनसाइड था, अगर ये ऑन द सर्कल था तो ये भी ऑन द सर्कल था, ठीक है ना, ऑन द सर्कल। अगर ये पी पॉइंट इनसाइड है तो पोलर कहाँ चला गया बच्चों? आउटसाइड चला गया, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिएगा यार, एक टेबल है छोटी सी, ठीक है ना। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? एक बार बता दो कितने लोगों को बात समझ में आ गई ये पोलर वाली? ठीक, अच्छा एक चीज़ बताओ आप, अगर मैंने यहाँ से, अगर मैं P पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ करता, ए स्पेशल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता, दिखाई नहीं दे रही होगी शायद आप लोगों को ये, कौन सा कलर दिखेगा यार? यस, अगर मैं यहाँ से ये लाइन और ड्रॉ करता PM, और ये वाली यहाँ पे दैट इज PN, इस तरीके से,
ऐसे जाती है, दैट इज़ पी एन। ओके, ये मतलब टेंजेंट ही है अब, क्योंकि डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है एंड सो ऑन। तो ये पी एन और पी एम टेंजेंट होते कि नहीं होते भाई? ये पी एम वाली लाइन है, पी एम वाली लाइन है और पी एन वाली लाइन है, वो तो क्या है? टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पी। होते कि नहीं होते? हाँ भाई, होते या नहीं होते? ये जो पी एम और पी एन है वो टेंजेंट्स होते हैं ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। क्या ये आपका पोलर है वो एम और एन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जो पोलर है आपका वो एम पॉइंट से और एन पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ भाई, हाँ या ना भाई? पास कर रहा है ना, एम पॉइंट से भी पास कर रहा है और एन पॉइंट से भी पास कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ये वाला पॉइंट है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यानी कि इस केस में पोलर और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम ही होते हैं, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन यही आएगी। क्लियर? नहीं यार, पोलर हमेशा पास क्यों करेगा सेंटर से? हमेशा पास कैसे कर जाएगा भाई सेंटर से? सेंटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सेंटर से क्यों पास करेगा? ठीक है, और इतना तो खुद ही सोच लो ना यार, कैसे पास करेगा? मतलब यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ पे ऑन द सरफेस है, यहाँ पर आउटसाइड है, तो सर्कल का सेंटर क्या आउटसाइड रहता है क्या? तो पास कैसे कट जाएगा? क्लियर? तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आई कि अगर ये वाली चीज़ है तो यहाँ पे पोलर इज इक्वल टू क्या होता है? इस केस में आउटसाइड, अगर पी आउटसाइड है तो इस केस में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वल आता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वल आता है। अगर ये ऑन द सर्कल है तो ये टेंजेंट के इक्वल आता है, ठीक है ना? टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। सर कल से हम खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई है वैभव? क्या तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई है? सर कल से हम खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कब करेंगे? क्या ये नहीं पढ़ाऊँ, सीधे क्वेश्चन करा दूँ तुम्हें पोलर के? एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या तुम? क्यों भाई? ये पता है किस तरीके का क्वेश्चन है? ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि अर्जुन द्रोणाचार्य के सामने खड़ा हुआ है और द्रोणाचार्य से बोल रहा है 3 दिन बाद कि सर मुझे ब्रह्मास्त्र दे दो। द्रोणाचार्य से उसने बोला जाके 3 दिन बाद कि आप द्रोणाचार्य गुरुदेव मुझे ब्रह्मास्त्र दे दो, अब तो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। क्या उसे ब्रह्मास्त्र दे दिया जाएगा? उसके वजन को भी उठा पाएगा वो 3 दिन के बाद? हाँ, फिर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अब दम निकल जाएगा तुम सब लोगों का। क्यों भाई? अरे पहले कम से कम ये पॉइंट तो समझ लो। पोलर का क्वेश्चन तक समझ में नहीं आएगा, आएगा तो अगर मैं ये बात नहीं बताता ना तो मैं ये वाली बात, और अभी भी बता दी तब भी समझ में नहीं आएगा। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा हूं तो पोलर तक का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ये पोलर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे देके चला जाता है, समझ रहे हो बात को? तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। इट्स अ क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसे थ्योरेटिकली समझना बहुत जरूरी है आपको, तभी आप उसे अप्रोच कर पाओगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। ठीक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो आपको डीपीपी मिल रही है ना, क्या वो आपने सॉल्व कर ली पूरी? ठीक, वो मेन चीज है, उस पर ध्यान दो। ठीक, अच्छा ये जो टेबल है ना, ये टेबल, इस टेबल में मैंने ये बोला है कि अगर पॉइंट पी आउटसाइड है तो आपका पोलर इनसाइड लाई कर रहा था, अगर पॉइंट पी ऑन द सर्कल है तो आपका पोलर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, अगर पॉइंट पी इनसाइड है यानी कि जैसे यहाँ पे पी इनसाइड आ गया तो आपका पोलर जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर पॉइंट पी आउटसाइड था तो उस केस में जो पोलर था और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था दोनों सेम चीजें थी। अगर ऑन द सर्कल था तो देखो आप जो टेंजेंट है और जो पोलर है वो सेम है, ठीक है ना, पोलर और सेम चीज है। ओके, तो ये आपका हो गया। ये जो मैंने आपको अभी रिजल्ट बताए हैं ना बच्चों, इससे आपका करीबन 25% आपका पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया। अब आपका 25% आपका एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब बस मुझे उसे 75% पढ़ाना पड़ेगा अब सिर्फ।
तो अब मुझे 75% कंप्लीट कराना है, तो वो हम अब बाद में कंप्लीट कराएंगे, मतलब खैर जब भी पढ़ाएंगे तब सर्कल के बाद देखते हैं पैराबोला स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में भाई? एक टॉपिक में नहीं, स्टार्टिंग से जितना पढ़ाया है उतना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट, पोल एंड पोलर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो इन सब में क्या हो गया अपना 25% के आसपास वो कवर हो गया, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पे भी मुझे पढ़ाने हैं। तो ये सेम ही चीज़ है सब, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक। चलो भाई अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट। ओके, आपको पता है YouTube से पढ़ने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जो मुझे आजकल लग रहा है यहाँ पे, मतलब YouTube पे, मतलब जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से चल रहा है उस पर पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब वो पढ़ा रहे हैं, तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मतलब ये किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या कर रहा, एक स्टूडेंट की डिमांड रहती है, दे आर डिमांडिंग कि सर मुझे ये वाला चैप्टर करा दो, मुझे ये वाला चैप्टर करा दो। इवन जब एक टीचर अपना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता है तो वो कई चीज़ें ध्यान में रखता है, जैसे कि अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, फिर मैं आपको सर्कल पढ़ाऊँगा, ठीक। उसके बाद मैं आपको पैराबोला पढ़ा भी सकता हूँ या नहीं, ठीक है ना। ये अब इसके बाद जो बाकी के जो चैप्टर्स होंगे इंक्लूडिंग पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, वो मेरा एम आपको बाद में पढ़ाने का है। उसके पीछे लॉजिक क्या है मेरा? लॉजिक ये है उसके पीछे, एक्चुअली कोटा में इसी तरह का चलता था। अब उसमें ये है कि इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो मैंने आपको रिजल्ट आज पढ़ाए हैं ना, वो जब 3 महीने बाद मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा आफ्टर 3 मंथ, तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। अब क्योंकि फिर यहाँ पे मैं आपको क्या मिक्स्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, ओके। अब जब मिक्स्ड प्रॉब्लम होगी तो आपको सर्कल की भी चीज़ें याद आने लगेंगी, या फिर आप पढ़ोगे उन्हें जाके, ठीक। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो, ओके। ये हो गया। प्लस अब जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ाते हैं, अब फंक्शन के बाद सीधे लिमिट, ओके, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, ये एक सही तरीका होता है मतलब पढ़ाने का, एक परफेक्ट प्लानिंग स्टूडेंट के लिए ये होती है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, देन एमओडी, देन एओडी, देन इंटीग्रेशन, देन एंड सो ऑन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला फंक्शन पढ़ने के बाद, नहीं सर मुझे ना सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। अभी यार फंक्शन के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज मैं तुझे पढ़ा दूं क्योंकि 100 बच्चों ने बोला। अरे भाई फायदा क्या, पहले लिमिट तो पढ़ लो, ये भी तो नहीं पढ़ा है तुमने, इसके बाद इसका यूज ज्यादा है, ठीक। और लिमिट के बाद कंटिन्यूटी करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 2 दिन में ही सॉल्व हो जाएगा ये कंटिन्यूटी, फिर 2 या 3 दिन में। तो इससे यहाँ पे जाने में 3 डेज लगेंगे बस। अब अगर आप घूम घाम के आए 2 महीने बाद, फिर बोल रहे सर मैं तो लिमिट ही नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक जो एक्सपर्ट टीचर है उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि किस तरीके से है। और अगर वो पूरा सिलेबस करा रहे हैं तो आपका, अगर कोई टीचर आपका पूरा सिलेबस कराने के लिए बाध्य हो चुका है अभी कि मुझे तो पूरा ही पढ़ाना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ताकि उन्हें पता है कि आपको क्या पढ़ाना पहले है, क्या बाद में पढ़ाना सही है। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट रहता है, क्योंकि जब भी हम इस कोरोना से पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो वहाँ पे जब भी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो 100 बच्चों की थोड़ी ना सुनेंगे। अगर 100 बच्चों की सुनेंगे तो वो तो अलग अलग तरीके के चैप्टर बता देंगे। कोई बोलेगा सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पढ़ा दो, कोई बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, कोई बोलेगा कुछ। तो ये तो एक टीचर को डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, क्या पढ़ाना है, किससे बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, क्या सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो। अभी तो मैंने आपका शेड्यूल भी तैयार कर दिया है, आपको बस ये जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस कब खत्म होगा, और आई थिंक वो आपको पता लग गया है, ठीक है, ओके। तो ये रहेगा, आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसकी जो भी आपको प्रॉपर सीट मिल रही है, डीपीपी मिल रही है, वो आप सॉल्व करते जाओ, ओके। और ये उम्मीद करो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसमें कोई कंजूसी ना हो, वो एकदम अच्छे लेवल पे हो, ताकि अगर कल को मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल हो चुका है भाई अपना। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो मतलब अपने से, इस तरह की चीज़ रहेगी, समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब करो आप, ठीक है। हाँ, DPP2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक,
आंसर की तो सेंड की है ना मैंने, उसकी आंसर की है क्या उसमें पीछे DPP2 में, मतलब जो 3 नाम से दे दिए, जो भी DPP कल सेंड किए, आंसर की थी क्या? सॉल्यूशन तो नहीं था, इतना तो मुझे पता है। आंसर की थी क्या? मेरे ख्याल से आंसर की तो थी, है ना, आंसर की थी अपने पास। ओके चलिए, तो वो सॉल्व करो आप। खैर अभी फ़िलहाल हम क्या है क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 4 माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p is equals to 2, 1 drawn to the curve x square plus y square 4y square, x square plus 4y square minus 2x is equals to 4। इसका आंसर बताना है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p पॉइंट है 2, 1 ड्रॉन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 4। बताओ भाई टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। पार्थ वेरी गुड, लौकिक चिराग वेरी गुड। हाँ वो कहाँ गया? दीपांशु, दीपांशु बता आंसर। पीयूष x प्लस 4y इक्वल टू 6 वेरी गुड। ओम x प्लस 4y इक्वल टू 6 वेरी गुड। ओम विधि वेरी गुड। x प्लस 4y इक्वल टू 6 अश्लेषा वेरी गुड। कुणाल वेरी गुड। ओम वेरी गुड। ज़बरदस्त बच्चों, बहुत अच्छे, ठीक है ना। बस यही उम्मीद थी आपसे। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, है ना। सीधी सीधी बात है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल्स टू 0, देन द आंसर विल बी 2x1 यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 4y इंटू y1 यानी कि y माइनस का 2x प्लस x1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y। ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4। देन ये 2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? बहुत अच्छे, ठीक है। कुणाल, बिमोई, अश्लेषा वेरी गुड बच्चों, है ना। मज़ा आ गया यार, है ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सब लोगों ने आंसर सही बताया भाई, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो अब आप, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स the angle between the tangents drawn from 3,4 and 4,-3 on the circle x square plus y square is equals to 25. The angle between the tangents drawn from these points on the circle. आपको बताना है एंगल कितना आएगा। लेट्स सी कौन कितनी जल्दी बताता है। हाँ जी,
दोनों पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं। हाँ ठीक है, अब तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बता दो। अगर दोनों सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो गया फिर तो। अगर कोई भी पॉइंट्स किसी भी कर्व पर लाई करता है तो उसके लिए टेंजेंट तो फिर लिखना बाएं हाथ का खेल है। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड फ्रैंक, वेरी गुड। पता नहीं, मैं तो भूल गया एक्चुअली। ठीक, बट ये तो मैं एक्चुअली बस एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में। अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया तो वो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगा। ठीक है, मतलब इस क्लास में बने रहना आप लोग। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग यार। 2 ही लोगों का आंसर आया यार, बाकी लोग कहाँ गए? कुणाल, ठीक है ना। कितना है अभी तो, टाइम कितना हुआ है? अच्छा चलो 9:45 पे ना आपकी दूसरी क्लास, तो अभी तब तक तो क्लास अपनी ख़त्म ही हो जाएगी यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है चलो यार, तो इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,4 से टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? तो फर्स्ट टेंजेंट आ जाएगा आपके पास 3x + 4y = 25। इक्वेशन नंबर 1। नाउ यार आप इस 4,-3 से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इससे इक्वेशन कितनी आ जाएगी? दैट इज 4x - 3y = 25। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है? अब ये दोनों लाइंस जो है ना, एंगल बिटवीन ये दोनों पूछा है भाई, ये मेरे पास टेंजेंट 1 हो गया, ये मेरे पास टेंजेंट 2 हो गया। अब यार इन दोनों लाइंस का जो एंगल है ना, वो अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि 90 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन T1 एंड T2 = 90 डिग्री। भाई इन दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल होगा, कोई भी देख के बता देगा। दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, देख लो आप, स्लोप देख लो दोनों की। ठीक है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया माइनस साइन के साथ, तो लाइंस है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल हो गया, खत्म बात। क्लियर? ओके, तो आज मैं आपको एक और डीपीपी सेंड कर दूंगा। ठीक, और जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं वो टेलीग्राम पे जाके उसे ले सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पे मिल जाएगी उन लोगों को ये डीपीपी। तो चलिए फिर आपसे अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर।